नमस्कार. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज सोमवार आहे. आपला कार्यक्रम आहे जे बोला थेट बोला. सर्वप्रथम आपल्या सर्व प्रेक्षकांची मी क्षमा मागतो, कारण टेक्निकली इश्यू झाला होता. त्यामुळे आज हा कार्यक्रम आपला 4:30 न होता 2 तास उशिराने मी सुरू करतोय. आणि आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे पाहुणे आहेत अत्ताउल्ला खान, जे बहुजन मुक्ती पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे सचिव आहेत. आतापर्यंत आपण अनेक राजकीय विषयांवरती चर्चा केलेली आहे, परंतु आज आपण देशांच्या राजकीय विषयावरती चर्चा करणार आहोत. कारण आज आपण जर पाहिलं तर आज प्रचंड महागाई ही वाढत चाललेली आहे, आणि असं असताना सामान्य माणूस कुठेतरी भरडला जाणार आहे. आणि त्या विषयावरती आज आपण या दोन्ही पाहुण्यांची चर्चा करणार आहोत. सर्वप्रथम आपल्या दोन्ही पाहुण्यांचं आमच्या कार्यक्रमात खूप खूप स्वागत. सर, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आज जो देश के हालात है, अगर हम देश के हालात देखेंगे तो सारी बाजू से कहीं ना कहीं तो महंगाई से जो आम आदमी है वो पीस रहा है. आज अगर हम देखेंगे तो आज भी धारा 144 लागू है. इसकी वजह आप किसको मानते हैं, सरकार को या जनता को? क्योंकि हम अगर देखने जाएंगे तो कई बार आज हमारे देश को स्वतंत्र होके 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी हम 3 ही मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं. वो 3 मुद्दे रास्ता, पानी और इलेक्ट्रिसिटी. इसके आगे हम अभी तक नहीं गए. आज हमारे पीछे जो है स्वतंत्र हो गए थे, आज वो प्रगतिशील देश है और आज भी हम पिछड़ों में हमारी गिनती है. ऐसे में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, पिछली जो सरकार थी उसको भी और आज की जो सरकार है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? पहली बात तो सबको जय मूल्य साथियों, मैं अताउल्ला खान. मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो पिछली सरकार और ये दोनों सरकार कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये संघ परिवार की चलाने वाली पार्टियां हैं. आज ये जो पार्टी आई है ये जनता की नियुक्ति पार्टी नहीं, ईवीएम की नियुक्ति पार्टी. इसीलिए जनता को आज तकलीफ दे रही है. आज मॉब लिंचिंग का हालात हो गया, या तो नक्सलाइट के हालात में, या तो ओबीसी एसटी आरक्षण के मामले में, या तो आज जितने भी किसान भाई लोग साल भर आंदोलन कर रहे हैं उनका कोई पूछत्तर नहीं है. ये कारण उनको मालूम है ना कि हम लोग ईवीएम से जीतने वाले, तो हमको इनकी जरूरत ही नहीं है. आज वो अमित शाह ने खुद कहा है, कितने बार इंटरव्यू में कहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं मेरे को, मैं तो जीत के आऊंगा. आज एक बात बताओ, सर्वे के हिसाब से कहीं भी रिपोर्टिंग क्या आता है कि हर जगह पे ये लोग एक गोदी मीडिया वो प्लस बताती है, लेकिन एक जो आप लोग जैसी मीडिया है जो सोशल मीडिया वो चलाने वाले, वो लोग हर किसी का इंटरव्यू लेते, वहां पे आता है कि भाई जनता उनसे विरोध में, उनके नाकारती उनको, फिर भी वो लोग आते हैं क्योंकि उनको मालूम है ईवीएम के अंदर. आज हमने लोकसभा के अंदर देखा है, विधानसभा के अंदर देखा है कि लोकसभा के अंदर देखा है 383 और बाद में 4 और 387 जगह पे वोटिंग से ज्यादा मशीन के अंदर वोट गिरता है, कम गिरता है. तो एक बात बताओ, मशीन तो ऐसी चीज है ना कि एक लिमिटेड, जितना करोगे उतनी होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं हमको इसके ऊपर भटकाया जाता है. आज वेबसाइट है जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, वो डायरेक्ट पूरा डेटा ही वो वॉश आउट कर डालता है. क्यों? क्योंकि क्विंट वेबसाइट जैसे आपके जैसे सोशल मीडिया वाले हैं, वो क्विंट ये न्यूज वाले लोग ने पूरा क्लेरिफिकेशन किया. देखो 387 जगह पे वोटिंग से ज्यादा या तो कम वोट आ रहे हैं. देखो आज ये मशीन को बनाने वाली जितनी भी वर्ल्ड की जितनी डेवलपमेंट कंट्रियां है वहां पे ईवीएम बैंड है, लेकिन ये एक देश है जो निचली तक की, जहाँ पे जातिवाद ज्यादा है. और ये हम लोग को कहीं ना कहीं इस जातिवाद में लड़ा के, हम लोग जो मूल निवासी यहाँ के स्थानिक लोग आपस में लड़ाई करवा के और अपना फायदा उठाने के प्रयास में वो लोग हमको लड़ा के और ये ईवीएम के माध्यम से जीत के और हमारे विरुद्ध में कायदा. आज तक मैंने एक ही चीज से कहा है, कोई भी डेवलपमेंट कंट्री के अंदर देखो कि जो जनता को अगर तकलीफ आती है तुरंत कायदा उसके ऊपर विरुद्ध में निकलता है कि नहीं, पब्लिक को तकलीफ आ रही. ये ऐसी सरकार है. इसके पहले भी जब आंदोलन होता था ना, तुरंत उसके ऊपर
रिटर्न बैक लिया जाता था। लेकिन ये 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, ये तुम्हारा कोई भी आंदोलन लो या तुम्हारे विरुद्ध में कोई भी ये करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि उनको मालूम है हम लोग मशीन से जीतने वाले हैं, तो हमको पब्लिक का समर्थन से नहीं समर्थन से कोई मतलब नहीं है। आज आप देखेंगे बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़ एमएलए को मार मार के भगाया गया है, फिर भी वहां पे जीत के आ रही है अच्छी खासी वोटिंग में। आज यूपी में ये हालत देखेंगे, हर गांव के बाहर लिखा दिया गया है कि बीजेपी के आदमियों को, बीजेपी के कार्यकर्ता को इस गांव में एंट्री नहीं है, फिर भी वहां जीत के आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आज एक बात बताओ, महंगाई के विरुद्ध में सब लोग लड़ रहे हैं, सब लोग उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? कोई सॉल्यूशन करिए, कोई नहीं। आज पेट्रोल का हालत 67 के करीब हुआ था, तो स्मृति ईरानी और पूरी बीजेपी सरकार ऐसे हो गए थे कि सब मातम हो जाएगा। 394 के 96 के करीब सिलेंडर हुआ था। सिलेंडर लेके ऐसा भाग रहे थे जैसे कि पूरा भारत देश नस्त नाबूद हो गया है। आज वो 1000 के करीब है, कोई बोल नहीं रहा है। आज जो बोलेगा तुरंत उसके ऊपर ईडी कार्रवाई, या तो बीजेपी का कार्यकर्ता उसको निलंबित कर दिया जाएगा या तो इंक्वायरी करेगा। दूसरी कोई भी पार्टियों के अंदर हिम्मत नहीं है कि जैसे ही कोई भी मुद्दा उठाएंगे दूसरी पार्टियां, तो तुरंत ईडी का नहीं तो दूसरी कोई भी उनकी जो संस्था है उसके माध्यम से हैरेसमेंट चालू किया जाए। देखो, ये 2019 के पहले राज ठाकरे ने इतने ही कहा था कि ईवीएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि ईवीएम के ऊपर हो रही है, तुरंत सेकेंड डे नोटिस गए। तो ऐसे ये लोग डरा के ये हालात पैदा करके जो मूल्यवासी नेता लोग हैं उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है और अपने ऊपर पूरी कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोग इतने टाइम से महंगाई के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, आज हमने एसटी महामंडल के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। आज हमारी गांव के साथ सिटी को कनेक्ट करने वाली एसटी महामंडल ही है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि ग्रामीण के अंदर जाने वाले हमको सुविधा, हर आदमी के पास गाड़ी और ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो एसटी महामंडल वो हमारी मूलभूत अधिकार है। उसके बगैर हम क्या पैदल चलेंगे? गांव गांव खेड़े में, मैंने आज के 6 साल पहले नासिक जिले के अंदर दौरा किया था, तो गांव गांव एकदम टेकरी के अंदर गांव गांव पे जहां पे कोई नहीं जाता वहां एसटी महामंडल जाती है। तो ये हमारी सबसे बड़ी जो जाने का एक दूसरे के साथ कनेक्शंस का सोर्स है वो एसटी महामंडल है। तो एसटी महामंडल को कहीं ना कहीं हमको इसको रखना चाहिए, ना कि प्राइवेटाइजेशन करके इसके ऊपर तकलीफ देना चाहिए। आज वहां पे देखो, एसटी महामंडल के कर्मचारियों को पगार नहीं दिया जा रहा है और पगार नहीं देने के कारण कितने लोग ने आत्महत्या कर लिया है। ये हालात है। तो ये इस सरकार को कुछ मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग परेशान है और सरकार अपने टूर पे घूमते जा रही है। आज वो 1 करोड़ कितना 100 करोड़ वैक्सीनेशन का दावा कर रहे हैं। अरे 100 करोड़, मैं तो बोलता सर्वे तो करो, 100 करोड़ किसने लिया है? क्योंकि तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जबरदस्ती नहीं करना। लोग एक छोटे से नॉर्मल इंजेक्शन के लिए डरते हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे प्रोपेगेंडा हो चुका है, तो उसको डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्या हालत है? आज आपकी मैं बात कर रहा हूं, एक जिंदगी में एक ही जान दिया ऊपर वाले ने, उस जान को हर कोई अपने आप को समटने के लिए और अपने को अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अरे तुम्हारे पास खुलासा है ना, तो वैक्सीनेशन के अंदर क्या इंडिग्रेंस तुमने यूज किया है वो उसका खुलासा करके दो। आज ये लोग ने कोवैक्सीन को ये WHO के अंदर भेजा था, लेकिन इंडिग्रेंस ना देने के कारण वहां से रिजेक्ट आया। क्या बोले? वैक्सीनेशन वर्ल्ड में लागू नहीं है, इसको वैक्सीनेशन माना नहीं जाएगा। तो अब ये देश की हालत है। आज किसको दिया कोवैक्सीनेशन? आज पहला पूना वाले को दिया था, आज वो अभी अडानी, और रिसेंटली न्यूज आया अडानी अंबानी को, तो वो तो करेंगे लफड़ा, क्योंकि वो ये सरकार चल रही है सिर्फ 2 के ऊपर चल रही है, एक अडानी और एक अंबानी, क्योंकि ये 2 उनकी बाप है। ये जो जैसा बोलेंगे, आज देखो किसानों का इतना बड़ा हालात है, वो अडानी के कारण हो रहा है, अंबानी के कारण हो रहा है। आज हमारे रेलवे को बेचा जा रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म को बेचा जा रहा है, किसको ये दिया जा रहा है? अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। अरे जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि इसकी इनकम इतनी है, लेकिन ये उससे कम में उसको कोटेशन निकाल के दिया जा रहा है। किस हिसाब से तुम प्राइवेटाइजेशन करोगे? आज वो हमको चलने के वादे कर देंगे। आप देखें क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसके आगे ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो इसका विरोध होना चाहिए। अगर हम एक तरीके से देखें तो विरोधी जो विपक्ष है वो
कहीं ना कहीं नाकाम हो चुका है, इतना नाकाम हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी भी गलती है, क्योंकि हम बार बार देखते जा रहे हैं कि विरोधक आज भी, जो विरोधी आज कांग्रेस की बात करेंगे तो आज 70 साल का इतना बड़ा पार्टी आज निस्तनाबूद हो चुका है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह चुकी है, फिर भी उनके अध्यक्षों को चुनने में वो अपने घरानीशाही करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ये चीज भी तो जिम्मेदारी है ना सर। देखो आपको आप अभी भी आप डेटा निकालेंगे ना, 70% कांग्रेस के जो है ना वो लोग बीजेपी में गए। कांग्रेस को भी चलाने वाली आरएसएस थी, बीजेपी को चलाने वाली आरएसएस है। इसके ऊपर विलास खरत साहब ने एक किताब लिखी है, कांग्रेस आरएसएस की माँ है और आरएसएस बीजेपी की माँ है। तो कहीं ना कहीं तीनों का सामना आज हम हाउस में देखते हैं, कोई भी मुद्दा उठाया जाता है कोई भी विषय में, जैसे किसान आंदोलन, तो उसके ऊपर आवाज उठाने के बदले में ये लोग वॉकआउट करते हैं। मतलब ऐसी हो गया है कि मेरे को आपको मारना है, ये मेरा भाई है तो मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा, बोले मत मार मत मार, वो तो आपने मारेगा ही ना। अरे तुम हाउस में बैठे थे, तुम्हारे इतने रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वहां पे आवाज उठाना चाहिए था, वो उठाना चाहिए था, उसके ऊपर लड़ना चाहिए था। विपक्ष कुछ नहीं है, विपक्ष भी उन्हीं की है, क्योंकि एक कहावत है, एक सांपनाथ है तो तुम दुगना, दूसरा नागनाथ है। तो सांपनाथ से मरना है या नागनाथ से मरना है, ये डिसीजन करना है। या तो दोनों को मार रहा है तो बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ आना है, क्योंकि ये पार्टी ना तुम्हारे पॉलिटिकल करने के लिए नहीं है, ये विचारधारा तुमको अपने आप को रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए, तुम्हारा हक अधिकार जतलाने के लिए ये पार्टी बनी है। और ये पार्टी है तुमको जागरूक करने के लिए। जो पार्टियां तुमको जागरूक करती है ना, वो तुमको धोखा नहीं देगी। हमने कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख रुपया देंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि संविधान के अंदर जो जो हमारे बारे में आर्टिकल्स लिखा हुआ, जैसे मैं मुसलमान भाई को कहता हूं कि आपका हक अधिकार संविधानिक तरीके से जानो, ओबीसी वाले लोग अपना हक अधिकार संवैधानिक तरीके से जानो, और जानने के बाद उसके ऊपर उनकी जो रणनीति चल रही, षड्यंत्र चल रही है, उसको जानो और उसके ऊपर विरोध में आवाज उठाओ। आज क्या हुआ, आज कुत्ते की, बिल्ली की, झाड़ों की गिनती हो रही है, लेकिन ओबीसी की जितनी है ना जनगणना, उसकी नहीं हो रही है। कब से नहीं हो रही? आजादी के टाइम से। क्यों नहीं की रहे? अरे लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम ओबीसी है, हमारा मूलभूत अधिकार क्या है, संविधान में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए वो लोग ओबीसी, आज बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है ओबीसी की जनगणना के लिए, और नहीं हुआ जा रहा है। नहीं, अगर ज्यादा तुम उठाओगे आवाज तो गोपीनाथ मुंडे हो जाएगा, इसका नाम क्या, छगन भुजबल हो जाएगा, और ऐसे कितने नेता है जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग बतला रहे कि तुम हमारे विरोध में जरा भी आवाज निकालो तो ये हालात होगा, गोपीनाथ मुंडे होगा या तो छगन भुजबल होगा। और ऐसे बहुत से नेताओं लोग का हालात कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये लोग तुम्हारा कभी सॉल्यूशन नहीं करने वाले। आज तक ये जितने भी, आज किसान बिल है या कोई भी बिल है, ये कांग्रेस ने बनाई हुई थी, जीएसटी से लेके सब बिल, और इसको इम्प्लांट कौन किया है? बीजेपी में। तो अब एक बात बताओ, जब जीएसटी को इम्प्लांट सामने दूसरी पार्टी ने बनाया तो तुमको जरूरत का इम्प्लांट करने के लिए? तुम तो विरोध में लड़ रहे थे ना उसके लिए, तब विरोध लड़ने आज उसी को पास कर रहे हो तुम। नोटबंदी उनका विषय है, किसान बिल उनका विषय, जीएसटी उनका विषय, जितने भी विषय है वो कांग्रेस के ही है। इसीलिए आज हम यही कह रहे हैं लोगों को, कांग्रेस की जो पोता है ना वो बीजेपी है कहीं ना कहीं, और वो वही काम कर रहा है जो दादा ने अपना काम छोड़ के अधूरा कर रखा हुआ है कि इनको वो जाके वो पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। आप अकेले में एक तनाई में सोचेंगे कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, मुझे नहीं है ये सब चीज के लिए, लेकिन आप लोग अकेले में तनाई में सोचो कि सच्चाई है या गलत है। विचार करण्याचा एक संधीचा एक विषय आहे। त्यांनी ज्या काही गोष्टी सांगितल्या त्या कुठे ना कुठेतरी विचार करण्याच्या तर्कावरती जातात। कारण आज जर आपण पाहिलं तर सर्वच ठिकाणी महागाई इतकी वाढलेली आहे, परंतु आज जर आपण पाहिलं तर पूर्वीची शिवसेना आणि आत्ताची शिवसेना या सगळ्यांमध्ये मनसे कुठेतरी अग्रेसिव्ह आहे, चांगलं काम करते आहे। निवडणुकीच्या टायमाला आपण ज्याला निवडून देणार आहोत तो माणूस नक्की कशा प्रकारचा काम करणार आहे त्याचे प्रामाणिकपणा बघून नंतरच तुम्ही ईव्हीएमचं बटन दाबा, तरच कुठे ना कुठेतरी या सगळ्या गोष्टी थांबणार आहेत। आपल्या सोबत दुसरे मान्यवर यांचे सहकारी सुद्धा आहेत, त्यांचं सुद्धा आपण मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। सर, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जावेद पठान है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मीरा बांदर शहर का अध्यक्ष हूँ। और क्या आपकी राय है पूछने के लिए, बताइए, हम बता देते हैं। मेरी राय ये है
कि आज अगर हम देखेंगे तो देश का जवान और देश का किसान दोनों भी बिखरे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही आर्यन खान को ड्रग्स पार्टी में पकड़ा गया था, ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था और वो मुद्दा जातिवाद तक चला गया था। तो कहीं ना कहीं पे ये जातिवाद जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं तो देश को हानि पहुंचा रहा है। इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि लोग कोई पागल नहीं है। आप एक जगह पे 9,000 किलो का ड्रग्स मिलता है और वही जो है समीर वानखड़े उसको बताता नहीं है, छुपाता है, और एक किसी अच्छे स्टार के लड़के को लेकर उसको पैसा कमाने के लिए 25 करोड़ की उगरानी मांगता है। तो क्या ये देश चल रहा है या क्या? लेकिन सर आपको थोड़ा सा मैं रुका रहा हूँ, एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी मुझे एक बात बताओ कि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो सलमान खान इज अ बेटर एक्टर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छी कामें भी किए। शाहरुख खान के बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उन्होंने सोशल वर्क किया है। उनके लड़के को पकड़ा गया था, ये बात तो सही थी, उनका लड़का ड्रग्स लेता था, ये बात भी सही थी। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरा लड़का कुछ भी करे, तो स्टार होगा तो कुछ भी करेगा। भाई ऐसा नहीं है, अगर वो गलत है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसके विरोध में जनता नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं ये बाद में भटक कर ये जातिवाद पे चले जाते हैं, तो जातिवाद होना देश के लिए हानिकारक है क्या नहीं? मैं क्या कहता हूँ, जातिवाद को ये तुम्हारा आपका मीडिया लेके आता है, उसको असल में इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, लोगों को उल्लू बनाने का काम चल रहा है। लेकिन हमारा मीडिया तो नहीं लेके आता ना। नवाब मलिक साहब आते हैं और रोज सुबह उठकर जैसे ये सर ने कहा कि आज एसटी महामंडल के लोग अनशन पे बैठे हैं, कितने किसान लोग अनशन पे बैठे हैं, तब क्यों नहीं ये लोग आगे आते? तब क्यों नहीं लोग आगे आके बात करते? तब क्यों नहीं मीडिया बोलता है उनके बारे में? बोलता है ना, हमारा जैसा मीडिया तो बोलता है। आपका मीडिया से मेरा कोई सरोकार नहीं है। आज जो बड़े बड़े मीडिया जो बैठे हुए हैं उनको आप देखिए ना क्या बात करते हैं। आर्यन खान का लेके बात कर रहे, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। आज किसको पद्मश्री दिया गया है? वो ड्रग और शराब पीने वाली एक और जो अनाट बनाट बोलने वाली, उससे अच्छे महाज्ञानी हमारे देश में पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको पद्मश्री नहीं दिया जाता है। और किसको दिया जा रहा है? जो उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बात करेंगे तो उसको दिया जाता है कि ये पागलपन है। किसको? तुम कितना दिन उल्लू बनाओगे हमको? कितना दिन देश में के जो जनता है एक ना एक दिन इसका जो है स्पोर्ट होगा और कहाँ ले जाके रख देगी बोल नहीं सकते। इसका अंदाजा वो खुद भी नहीं लगा सकते कि वो किधर है करके। तुम कितना दिन राज करोगे तो जुल्म की जिंदगी, जुल्म की जो है ज्यादा दिन नहीं चलता है। और मुझे यही कहना है इस देश के वासियों से कि आप जाग जाओ। जो मेरे सहयोगी अताउल्ला खान जो कहा है, इनकी बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए और हम लोगों को जाग कर सामने रोड पर आना चाहिए। घर में बैठ के आपका सोल्यूशन नहीं होगा। आप किसान 1 साल से मांग रहा है, उस किसान जो अपना अन्नदाता है उसके ऊपर जो तुम अडानी ने जो कुछ उन्होंने सूचनाएं दी है उसके बारे में 1 साल से प्लानिंग हो गया, उसके गोडाउन बनाए गए हैं। तो क्या लोगों को, क्या जनता को पता नहीं है? तुम 15 लाख दोगे, झोला उठा के चल जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? इस भारत देश को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो, इतना याद रखना। तुम कितना दिन जियोगे, किधर जाओगे? और ये जनता, छोटी छोटी जो जनता है, बाबा साहेब को, आम्बेडकर को मानने वाली जनता है, संविधान को मानने वाली जनता है, हमारे सारे लोग जो इस देश के, इस धरती को बहुत आदरणीय तरीके से देखने वाली जनता जो है, ये माफ नहीं करेगी इनको। जो आप झूठा बोलकर देश को इस तरह से लेकर आए हो, जिसका जीडीपी आप देखिए किधर से किधर पहुंच गया है। आज दुनिया के अंदर जो हमारा जो रैंक था वो उतरकर कम से कम 56 नंबर पर आ गया है। और जो तेल का जो भाव है, हम एक तरीके से जितना 36 रुपीज़ का था उसको आप तुम 256 रुपये का टैक्स लगाते हो गरीबों के ऊपर, तो कितना दिन चलेगा ये? दिस इज नॉट अ राइट। और कहीं ना कहीं ये इसका इनको भुगतान भोगना ही पड़ेगा। और ये आने वाले वक्त को इनको सोच के चलना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ जनता को ही बाहर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दोन्ही पाहुण्यांनी आपल्याशी चर्चा केलेली आहे। आज आपण पहिल्यांदाच या कार्यक्रमामध्ये अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम राबवलेला आहे। सर्वप्रथम तर या दोन्ही पाहुण्यांनी आपलं मत ठेवलेलं आहे। यांची स्वतःची एक पार्टी आहे आणि त्या पार्टीच्या माध्यमातून लोकांना जनजागृतीचं काम हे लोक करतात।
आजच्या कार्यक्रमात मी इथेच थांबतो, आपल्या सर्वांची रजा घेतो. आप दोनों भी हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और आगे चलकर आपसे बहुत अच्छे अच्छे काम हो. ऐसे टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल के और से मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ. तुर्ता मी इथेच थांबतो, आपली रजा घेतो. पुन्हा भेटेन अशाच एका कार्यक्रमात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय.